चल रहा है। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और ये है नेशनल जनमत का यूट्यूब चैनल। पहली बार नेशनल जनमत के यूट्यूब चैनल पर कोशिश की गई है कि आप लोगों से रूबरू हुआ जाए, इसलिए कुछ तकनीकी दिक्कत आ रही थी। समय हमने 5 बजे का दिया हुआ था, लेकिन कुछ देर बाद मैं आप लोगों से रूबरू हो पा रहा हूं। आज का दिन बेहद अहम है, खास तौर से पिछड़े और दलित वर्ग के आरक्षण के लिए, क्योंकि 26 जुलाई 1902 को आज ही के दिन यानी कि आज से तकरीबन 118 साल पहले कोल्हापुर रियासत के राजा छत्रपति साहू जी महाराज ने पहली बार देश भर में सबसे पहले अपने देश में आरक्षण लागू किया था। इसका मतलब ये कि उससे पहले देश भर में कहीं भी जाति के आधार पर आरक्षण नहीं मिलता था। अब समझने की बात यह है कि छत्रपति साहू जी महाराज ने 118 साल पहले जिस ओबीसी को आरक्षण देने के लिए इसकी शुरुआत की थी, आज क्या स्थिति है, ये सवाल इसलिए करना चाहिए लोगों से क्योंकि मौजूदा दौर में मोदी सरकार है, वो चल रहा है, उस पे लोग कमेंट करके बता दीजिएगा आवाज प्रॉपर मिल रही है कि नहीं। वर्तमान समय में जो मोदी सरकार है, मोदी सरकार के राज्य में समय समय पर आरक्षण खत्म करने की कवायद की जा रही है। इसका मतलब मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि कांग्रेस सरकार के राज में ओबीसी को सब कुछ मिल गया था, लेकिन जो मिला भी था उसको छीनने की कवायद चल रही है। आज छत्रपति साहू जी महाराज के 26 जुलाई 1902 में जो उन्होंने आरक्षण दिया था, उसी के 120 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में तमाम सारे लोग सामाजिक न्याय दिवस के रूप में और तमाम सारे लोग आरक्षण दिवस के रूप में इसको मना रहे हैं। इसलिए आज साहू जी महाराज के चरणों में सच्ची श्रद्धा सुमन अर्पित करना यह होगा कि हम पिछड़े वर्ग के लोग अपने आरक्षण को बचाने के लिए कम से कम आगे आ सकें। वर्तमान समय में जो परिस्थितियां हैं उसमें एससी एसटी वर्ग अपने अधिकारों के लिए काफी हद तक लड़ता हुआ दिखाई देता है। उनके ब्यूरोक्रेसी से लेकर के उनके नेता काफी हद तक शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि वो एकदम से सारे मुद्दों पर लड़ने और संघर्ष करने सामने आ जाते हैं, लेकिन अगर पिछड़े वर्ग से तुलना करें तो पिछड़े वर्ग की तुलना में निश्चित तौर पर ज्यादा जागरूक हैं। ये मैं अपने अनुभव के आधार पर कह रहा हूं। यही वजह है कि अति जातिवाद का शिकार होने के कारण जातिवादी पिछड़ा वर्ग केवल अपनी अपनी जातियों के महिमा मंडन में लग गया। इसलिए ओबीसी के साथ जो भी गड़बड़ियां हो रही हैं उसका सबसे पहले गुनहगार और जिम्मेदार वो खुद यानी कि ओबीसी वर्ग के लोग हैं। मैं सीधे सीधे मुद्दे पर आता हूं। सबसे पहले बात करता हूं नीट की, यानी कि नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। ये वो परीक्षा है जिसके माध्यम से देश भर में तमाम सारे लोग डॉक्टर्स बनते हैं। नीट के परीक्षा के थ्रू अंडर ग्रेजुएशन यानी कि एमबीबीएस की तमाम सीटों पर परीक्षाएं होती हैं। इसके अलावा पोस्ट ग्रेजुएशन यानी कि एमएस एमडी और उससे ऊपर सुपर स्पेशलाइजेशन डीएम और एमसीएच की परीक्षाएं भी नीट के थ्रू ही करवाई जाती हैं। हर साल नीट की परीक्षाओं में ओबीसी को साल दर साल नुकसान होता चला जा रहा है। तमाम सारे पिछड़े वर्ग के नेताओं से या अपने आप को पिछड़े वर्ग का हितैषी कहने वाले संगठनों से आप पूछेंगे तो वो शायद बता भी ना पाएं कि नीट में कितने महीन स्तर पर खेल हो रहा है। जिस समय अनुप्रिया पटेल केंद्र में स्वास्थ्य विभाग की राज्य मंत्री थी, हालांकि राज्य मंत्री उतनी हैसियत में नहीं होता है, लेकिन जिस तरीके से वो पिछड़े और दलितों की आवाज मानी जाती है या उनके लोग मानते हैं, लगातार उस समय से अनुरोध किया जा रहा है। उस समय उस ढंग से उन्होंने प्रभावी पैरवी नहीं की भी होती तो शायद बहुत अंतर नहीं आता, लेकिन करनी चाहिए थी। अकेली वो गुनहगार और जिम्मेदार नहीं है, वो एक सामान्य सी इकाई है। भारतीय जनता पार्टी में इस समय तमाम सारे बड़े बड़े पदों पर जो नेता मौजूद हैं, जो पिछड़े वर्ग की ही मलाई खा रहे हैं, वो तमाम सारे लोग सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार का भरण पोषण करने की और उनको किसी महत्वपूर्ण पद पर बैठालने की सोच रहे हैं। हमारी आपकी कमी क्या है? हम उन नेताओं को केवल जातिवाद के बसीभूत होकर के देख रहे हैं। हम केवल जाति के नाम पर उनके घर जाते हैं, छोटे मोटे अपने इक्का दुक्का काम करवा करके वापस लौट जाते हैं और उन नेताओं का महिमा मंडन करने में लगे रहते हैं।
खेल किस तरीके से हो रहा है मैं आपको समझा देता हूं। नीट के थ्रू जो एमबीबीएस की परीक्षाएं करवाई जाती हैं पूरे देश भर में, उसमें दो तरह की सीटें होती हैं। 15% सीटें वो होती हैं जो ऑल इंडिया कोटे में चली जाती हैं, यानी कि किसी राज्य सरकार के भी जो संस्थान हैं मेडिकल कॉलेजेस, उनमें नीट की जो परीक्षा होगी, मान लीजिए उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश समेत तमाम सारे राज्यों की जो सीटें मिला करके जितनी सीटें होंगी उसमें से 15% सीटें ऑल इंडिया कोटे में चली जाती हैं, 85% सीटें राज्य सरकार के अधीन रहती हैं। अब इसमें खेल समझिए, खेल कहां हो रहा है। एक अनुमान आपको बता देता हूं कि मान लीजिए इस समय नीट के थ्रू एमबीबीएस की पूरे देश भर में 25,000 के आसपास सीटें हैं, तो 25,000 से 15% सीटें अगर ऑल इंडिया कोटे में चली गई, इसका मतलब 3,750 सीटें ऑल इंडिया कोटे में सीधे सीधे चली गई, 85% सीटें राज्य सरकार के कोटे में गई। अब जो 15% सीटें ऑल इंडिया कोटे में गई थी 3,750, उन ऑल इंडिया कोटे में भी दो तरह के कॉलेज होते हैं। हर राज्य में एक तरह के मेडिकल कॉलेज वो होते हैं जो केंद्र सरकार के अधीन आते हैं, यानी कि केंद्रीय मेडिकल कॉलेज। दूसरे मेडिकल कॉलेज वो होते हैं जो राज्य सरकार द्वारा संचालित होते हैं। इसमें महीन खेल समझिएगा कि जो 15% सीटें ऑल इंडिया कोटे में गई एमबीबीएस की, उन 15% सीटों में जो केंद्रीय मेडिकल कॉलेज हैं उसमें नियम के अनुसार कागजों में इन्होंने कहा कि हमने ओबीसी को रिजर्वेशन दे दिया है, ओबीसी, एससी और एसटी को हर लेवल पर आरक्षण है, लेकिन ओबीसी के लिए उन्होंने कहा कि हमने 15% सीटें जो ऑल इंडिया कोटे में गई थी, वो ऑल इंडिया कोटे जो केंद्रीय मेडिकल कॉलेज में गई हैं उनमें तो हमने रिजर्वेशन दिया है, लेकिन उन्हीं की जो सीटें राज्य सरकार द्वारा संचालित मेडिकल कॉलेज में जा रही हैं वहां एमबीबीएस के स्टूडेंट्स को रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है। यही हाल एमडी और एमएस का है, और एमसीएच और डीएम यानी कि सुपर स्पेशलाइजेशन लेवल तक जाते जाते आरक्षण खत्म ही कर दिया गया है। मतलब पूरी कोशिश की गई है कि ओबीसी वर्ग के छात्रों को डॉक्टर बनने से एक लेयर लगा करके रोक देना है। ये खेल इसलिए चल रहा है क्योंकि ओबीसी इस मामले में जागरूक ही नहीं है। वो कांवड़ यात्रा में लगा हुआ है, राम मंदिर की तैयारियों में लगा हुआ है, धर्म की चाशनी में लपटा हुआ है, हिंदुत्व के एजेंडे पर आगे बढ़ रहा है, जय श्री राम के एजेंडे पर आगे बढ़ रहा है। उसको भारत चीन की समस्या से मतलब है, भारत पाकिस्तान से मतलब है, लेकिन अपने बच्चों के भविष्य से मतलब नहीं है। इसी वजह से 25,000 अगर सीटें हम मान रहे हैं, 3,750 सीटें ऑल इंडिया कोटे में जाते हुए मान रहे हैं, तो सेंट्रल की किसी भी राज्य में मेडिकल कॉलेजों में 50 से ज्यादा सीटें नहीं हैं। तो हम ये मान लेते हैं कि इन 3,750 सीटों में 1100 सीटें ऑल इंडिया कोटे की केंद्रीय मेडिकल कॉलेजों में चली गई। अब जो सीटें बचती हैं, यानी कि 2600 के करीब सीटें राज्य सरकार द्वारा संचालित मेडिकल कॉलेजों में दी जाती हैं। इन 2600 सीटों पर हर साल एमबीबीएस के छात्रों को ओबीसी के रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है, जबकि एससी एसटी को रिजर्वेशन मिल रहा है। 2600 सीटें जो गई हैं उनका 27% अगर हम देखते हैं तो तकरीबन 700 सीटों का नुकसान सिर्फ एमबीबीएस सीटों में ही हो रहा है। एमएस, एमसीएच, डीएम, एमडी ये तमाम सीटें मिला लिए जाएं तो एक आंकड़ा ये बताता है कि 2007 से अभी तक तकरीबन 11,000 एमबीबीएस और मतलब एमएस, एमडी, एमसीएच, डीएम की सीटों पर ओबीसी को सीधे सीधे नुकसान हुआ है। सोचिए 2017 से 2020 तक, यानी कि केवल 3 सालों में ओबीसी के छात्रों को 11,000 सीटें गंवानी पड़ी हैं। इसका मतलब मोदी सरकार के राज्य में जो खुद कहते थे कि मैं पिछड़े वर्ग से आता हूं, ओबीसी से हूं, हालांकि इस पे भी विवाद था। लोगों ने कहा कि जब वो मुख्यमंत्री बन गए गुजरात के, तब उन्होंने अपनी जाति को ओबीसी में शामिल कराया। कैसे भी कराया हो, वो ये जानते हैं कि ओबीसी का मतलब ये होता है कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े। और एक ओबीसी वर्ग के प्रधानमंत्री को जब आपने ओबीसी समझ करके वोट दिया तो उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो कांग्रेस सरकारों के राज्य से ज्यादा बेहतर काम करें, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी अपने आप को अनुयायी बताते हैं ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले और डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का भी। तो ये किस तरह के अनुयायी हैं ये इनके राज्य में आपको समझना पड़ेगा। समझना यह भी पड़ेगा कि इस मामले में समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल,
जनता दल यूनाइटेड, बहुजन समाज पार्टी, अपना दल है, तमाम सारी पार्टियां जो ओबीसी एससी का ठेका लिए रहती हैं, इन्होंने क्या राय रखी। सोचने की बात यह है कि उत्तर भारत में जिनको माना जाता है कि यहां के पिछड़े राजनीति में सक्रिय हैं, राजनीति में नहीं केवल अपनी जाति के नेता के जातिवाद में सक्रिय हैं, यही वजह है कि तमिलनाडु की दो पार्टियां एआईडीएमके और डीएमके समेत तमाम सारे दलों ने एकजुट होकर के पिछड़े वर्ग के मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली। सुप्रीम कोर्ट से कहा कि नीट की परीक्षाओं में ओबीसी को 50% रिजर्वेशन दीजिए। सोनिया गांधी तक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिख दिया, लेकिन आपके नेता सोए हुए थे, इसलिए क्योंकि आपकी डिमांड ही ये नहीं थी। पिछड़े वर्ग के लोगों की अपने नेताओं से डिमांड क्या होती है? आप 100 लोगों की भीड़ में हमें पहचान लीजिए, हमें बगल में बैठा लीजिए, हमारे कंधे पर हाथ रख दीजिए, ज्यादा से ज्यादा हमें मंडल अध्यक्ष, जिला महासचिव जैसा कोई पद दे दीजिए, या नाली खड़ंजे ठेके पत्ती दे दीजिए। इस तरह के गंभीर मुद्दे जो सीधे सीधे आपके बच्चों के भविष्य से जुड़े हुए हैं, चाहे वो क्रीमी लेयर का मुद्दा हो, चाहे वो नीट की परीक्षाओं के माध्यम से एमबीबीएस को नुकसान पहुंचाने का मुद्दा हो, चाहे वो आउटसोर्सिंग की नौकरियों में ओबीसी एससी एसटी वर्ग को आरक्षण देने का मामला हो, इसमें आपके नेता एकदम सोए रहते हैं। इसलिए क्योंकि उन नेताओं के घर में जो चाटुकार पहुंचते हैं, उनकी ये डिमांड ही नहीं रहती है। कोई भैया जी की, कोई बहन जी की, कोई दीदी जी की, कोई जीजा जी की, सबकी जय जयकार करने में लगे रहते हैं। यही वजह है कि जब पिछड़े वर्गों के अहित होने की बात आती है तो 69% रिजर्वेशन तमिलनाडु में पहले भी दिया गया। एआईडीएमके और डीएमके चाहे सत्ता में रहें चाहे विपक्ष में रहें, उनके एजेंडे में ओबीसी ही रहता है, और वही पार्टियां मिलकर के सुप्रीम कोर्ट में अपील भी डालती हैं। अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट में किस तरह से लोग बैठे हुए हैं ये आपको बताने की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने उसी में एक टिप्पणी कर दी। अभी तक हम ये मानते थे कि संवैधानिक अधिकार है आरक्षण, संविधान जिन लोगों ने बनाया उनकी भी ये मन में मूल अवधारणा थी। बाबा साहब से लेकर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, नेहरू, जो भी उस समय रहे संविधान सभा में, सबके मन में ये था कि हमें दलित पिछड़े वर्गों को आरक्षण का प्रावधान इसलिए करना है ताकि इनको गैर बराबरी से बराबरी पर लाया जा सके। यानी कि ये कोई खैरात नहीं थी, संविधान प्रदत्त एक हिस्सेदारी की व्यवस्था थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि ये मौलिक अधिकार नहीं है, और तमाम तमिलनाडु की पार्टियों से कहा कि आप मद्रास हाईकोर्ट में यह मामला ले जाइए। मानो ये मामला पूरे देश भर के ओबीसी लोगों का ना हो करके किसी राज्य विशेष के लोगों का हो। खैर, मद्रास हाईकोर्ट चले गए। मद्रास हाईकोर्ट में केंद्र सरकार की तरफ से हलफनामा लगता था, तो उन्होंने कहा कि हम इस सत्र से रिजर्वेशन नहीं दे सकते, जो पुरानी व्यवस्था थी वही लागू किए रहेंगे। पिछड़े वर्ग के लोगों को यह पता ही नहीं है, उनसे क्रीमी लेयर का नाम ले दो, नीट परीक्षाओं का नाम ले दो, तो सोचते हैं कि कोई अजीब ग्रह से कोई नया शब्द बोल दिया गया है, क्योंकि उनको इसकी जानकारी नहीं है। अब गेंद इस समय केंद्र सरकार के पाले में है, क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में आ चुका है। अब केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है कि वो सुप्रीम कोर्ट में इसका विरोध करती है या नहीं। अगर केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट में विरोध नहीं करती है, या केंद्र सरकार की नीयत ठीक है, तो इस मामले में बिल भी ला सकती है। जिस तरीके से उसने सवर्णों को आरक्षण देने के लिए 48 घंटे में सब कुछ कर लिया। हैरत की बात देखिएगा कि ओबीसी जो लगातार इन मुद्दों में लड़ाई तो नहीं लड़ रहा है लेकिन मांग कर रहा है, उसको नसीब नहीं हुआ। लेकिन नीट की परीक्षाओं में सवर्णों को 10% आरक्षण है। इसलिए मैं कहता हूं कि सरकार के मूल एजेंडे में आप नहीं हैं। आपको जो थोड़ा मोड़ा झंझना थमा दिया जाता है बीच बीच में, जैसे कहा गया कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को हमने संवैधानिक दर्जा दे दिया, बीच में एक और झुंझुना थमाया गया, आपसे कहा गया कि जो केंद्रीय विद्यालय हैं हमने उसमें रिजर्वेशन दे दिया। अब आप सोचिए कि इन सारी चीजों के बावजूद एक सामान्य सा उत्तर प्रदेश का मंत्री ये हैसियत रखता है कि वो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष और सदस्य को पत्र लिख देते हैं। प्रतापगढ़ के मामले में बात करता रहा हूं, सबको पता है कि उत्तर प्रदेश कैबिनेट के मंत्री मोती सिंह जी ने एक संवैधानिक संस्था के अध्यक्ष और सदस्य को धमकाने की कोशिश की थी। शायद यही वजह है कि उसके बाद एफआईआर तो दर्ज हो गई, अभी तक उस घटनाकांड में किसी की हिम्मत और हैसियत नहीं पड़ी कि इतनी गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज होने के बाद भी किसी की गिरफ्तारी कर लें। तो सोचिए कि दर्जा तो मिल गया, लेकिन इस मामले में भी जिन लोगों को एक गलतफहमी होगी कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ही क्रीमी लेयर और नीट के मामले में कोई अंतिम सुनवाई करेगा, तो गलतफहमी है।
जो आदेश ऊपर से, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह, वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी में यही दो ताकतें हैं जहां से सब कुछ डिसाइड होता है। जो ये लोग डिसाइड करके बता देंगे उसी आधार पर तय होगा। तो सोचिए, कांग्रेस बोल दी, तमिलनाडु के नेता बोल दिए, आपके नेता, मुझे वैसे तो याद नहीं है, ज्यादा से ज्यादा ट्विटर तक सीमित हैं क्योंकि आपकी ही डिमांड नहीं है। और जबकि हमारी आपकी डिमांड नेताओं के घर पहुंचने पर नहीं होगी, तब तक उनको भी पता है कि हम काम करें ना करें, हम पिछड़े दलितों के मुद्दे उठाएं ना उठाएं, हमें घर रह करके ट्वीट कर देना है। मजबूरी में सही, ये पिछड़ा वर्ग जाएगा कहां? वहां पिटेगा तो हमारे पास आ जाएगा, हमारे पास पिटेगा तो वहां चला जाएगा। इसका कोई पालनहार नहीं है। तो इसी तरीके से इसकी दावाडोल स्थिति रहेगी। मैं देखता हूं कि तमाम सारे अनुसूचित जाति के ऑफिसर से, नेताओं से जुड़ा हुआ हूं। पूरी तरीके से तो नहीं कहा जा सकता कि वो फीलिंग से भरे हुए हैं, लेकिन हां, पिछड़े वर्ग से काफी हद तक बढ़े हुए हैं। छात्रों को जरूरत होती है, अनुसूचित जाति वर्ग के आपस में एकजुट करके पैसे पहुंचा दिए जाते हैं। पिछड़े वर्गों में ढूंढने पड़ते हैं कि ऐसे कितने लोग हैं जो अपने जरूरतमंदों को मदद पहुंचाने के लिए आगे आते हैं, यानी कि पे बैक टू सोसाइटी में भरोसा करते हैं। तमाम सारे लोग कहते हैं कि नहीं, हमारे वर्गों से लोगों को आईएएस बनना चाहिए, पत्रकार बनना चाहिए, लेखक बनना चाहिए, अधिवक्ता बनना चाहिए, लेकिन बनना कैसे चाहिए इसका उनके पास कोई रूपरेखा नहीं है। ना पे बैक टू सोसाइटी के तहत 100 रुपए जेब से भी निकालना है, ना किसी संस्थान को खड़ा करने के लिए कोई मदद करनी है। बस होना चाहिए, आप कर रहे हैं तो बेहतर कर रहे हैं। अब हम अगले मुद्दे की तरफ आगे बढ़ते हैं। नीट का मुझे लगता है काफी हद तक आपको बात समझ में आ गई होगी कि नीट की परीक्षा के थ्रू एमबीबीएस, एमएस, एमडी, एमसीएच और डीएम, ये सुपर स्पेशलाइजेशन है, यहां पर रिजर्वेशन है ही नहीं। पहली हमारी डिमांड ये होनी चाहिए कि जो सुपर स्पेशलाइजेशन है वहां भी ओबीसी वर्ग के छात्रों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए, क्योंकि जो इतना पढ़ लिख करके एमबीबीएस पास किया है, पीजी पास किया है, स्वाभाविक तौर पर वो अच्छा व्यक्ति है, लेकिन उसके साथ खेल होता है। मैंने तमाम सारे डॉक्टर्स के उदाहरण भी पहले बताए थे आपको कि किस तरीके से रिटेन में अच्छे नंबर आने के बाद भी एसजीपीजीआई लखनऊ में एक रेजिडेंट डॉक्टर हैं, बहुत सक्रिय रहते हैं, डॉक्टर अनिल गंगवार, डीएम कर रहे हैं, यानी कि सुपर स्पेशलाइजेशन कर रहे हैं। उन्होंने चंडीगढ़ में डीएमशिप के लिए अप्लाई किया, एग्जाम दिया, रिटिन में हाईएस्ट मार्क लाने के बाद भी, रिटिन में टॉपर होने के बाद भी इंटरव्यू में इतने कम नंबर दिए गए कि पीजीआई चंडीगढ़ में सिलेक्शन नहीं हो पाया। बाद में नीट के थ्रू उनका सिलेक्शन हुआ। लेकिन ऐसे तमाम सारे ओबीसी एससी वर्ग के छात्र छात्राएं जिनका नुकसान होता है, यही वजह है कि सुपर स्पेशलाइजेशन में जब आप ढूंढते हैं तो ओबीसी एससी वर्ग के लोग नहीं देखे जाते हैं। आप ये जातिवादी खेल